हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वेंटिलेशन के कुछ बचे हुए एस्पेक्ट्स के बारे में और पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्शियल प्रेशर की। हर किसी गैस का किसी फ्लूइड में या दूसरी गैस में एक प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर उसे बोलते हैं। मीन्स टोटल प्रेशर का वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट पार्शियल प्रेशर को हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर गैस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय उसका सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट। ओके, अगर हम वेंटिलेशन के रेस्पेक्ट में अभी बात करें, जो हमारा आज का टॉपिक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिपेंड करता है कि कितना पर्टिकुलर वो गैस एब्जॉर्ब हो रहा है ब्लड में और कितना वो नया आ रहा है वेंटिलेशन के थ्रू। मीन्स अगर हमें कहना है कि एल्वेलाई में इस गैस का पार्शियल प्रेशर क्या है, तो दो जगह है। या तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू वो नहीं आ रही है, वेंटिलेशन के थ्रू एंट्री हो रही है उसकी, या फिर कुछ पोर्शन उसका एब्जॉर्ब हो रहा है ब्लड में। तो ये दो फैक्टर है रेस्पॉन्सिबल किसी भी गैस के पार्शियल प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एल्वियोलाई के अंदर। ओके, नीचे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ऑक्सीजन का ग्राफ है पार्शियल प्रेशर का। ये दो कंडीशंस में बताया है। जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 250 ml पर मिनट है, जो कि रेड लाइन से शो कर रखा है, और एक्सरसाइज के केस में जब रिक्वायरमेंट बढ़ी हुई है 1000 ml या 1 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट का जब कंजप्शन हो रहा है, यानी एक्सरसाइज के टाइम पे, उसका ग्राफ ब्लू लाइन से शो किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए रेड लाइन, अच्छा नॉर्मल एल्वेलर O2 कितना होता है पार्शियल प्रेशर O2 का, वो है 100 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो इस नॉर्मल प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, जब 250 ml ऑफ O2 का कंजप्शन हो रहा है, तब हमें 5 लीटर पर मिनट का वेंटिलेशन चाहिए। मीन्स एक ग्राफ सिर्फ ये कह रहा है कि अगर आपको ये पार्शियल प्रेशर मेंटेन करना है इस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन में, ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ब्लड में 250 ml पर मिनट, इस पर्टिकुलर रेट से एब्जॉर्प्शन पे आपको इतना वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट है। ओके, अच्छा एक अपर लिमिट भी है, यानी इससे ऊपर आप डेवलप ही नहीं कर पाएंगे उस पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर। उसके रीजन बहुत सारे हैं कि भाई इससे ज्यादा वेंटिलेशन नहीं होगा, और इससे अगर ज्यादा पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो खुद रेट ऑफ डिफ्यूजन वेरी करने लग जाएगा। ओके, अब बात करते हैं इंक्रीज डिमांड के बारे में, यानी जब 1000 ml पर मिनट रिक्वायरमेंट है, तब ये वाला ग्राफ है। इस पे जो हमें नॉर्मल एल्वेलर PO2 मेंटेन करके रखना है, दैट इज 100 mm Hg, तो हमें अराउंड 15 to 20 लीटर के बीच का वेंटिलेशन चाहिए। तो ये हमें बता रहा है कि जब हम एक्टिविटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब हमें इतना वेंटिलेशन या इतनी रेस्पिरेटरी रेट, उसमें से डेड स्पेस माइनस करके एंड ऑल दैट कैलकुलेशन, हमें इतना एल्वियो वेंटिलेशन तो रिक्वायर्ड है। ओके, सिमिलरली हम देख सकते हैं CO2 के लिए। तो यहाँ पे बस एस्पेक्ट चेंज हो जाएंगे कि हम नॉर्मली रेड कलर से शो किया हुआ है 200 ml CO2 पर मिनट बना रहे हैं, या इतने का हमारा एक्सक्रीशन रिक्वायर्ड है, ये वाला ग्राफ। और हमें नॉर्मल एल्वेलर PCO2 मेंटेन करके रखना है, दैट इज बिटवीन 25 and 50, दैट इज 40 mm ऑफ Hg। तो हमें 200 ml CO2 पर मिनट के एक्सक्रीशन पे एटलीस्ट 4.2 लीटर का पर मिनट का वेंटिलेशन चाहिए, ताकि हम एल्वेलर PCO2 कंसंट्रेशन 40 mm ऑफ Hg, जो कि नॉर्मल कंसंट्रेशन है, वो मेंटेन कर पाए। ओके, इसी तरह जब एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो अराउंड 800 ml पर मिनट जनरेशन होगा CO2 का, या फिर कह सकते हैं इतना मिनिमम एक्सक्रीशन होना चाहिए। तो उस कंडीशन में नॉर्मल PCO2 मेंटेन करने के लिए हमें अराउंड 20 लीटर्स पर मिनट का वेंटिलेशन चाहिए। ओके, तो ये दोनों ग्राफ हमें ये बात समझा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर मेंटेन करने के लिए हमें किस तरह वेंटिलेशन, यानी एंट्री ऑफ न्यू गैस एंड जो एक्सचेंज हो रहा है ऑलरेडी अवेलेबल गैस का, उसको मैच करना है। ओके, अब बात करते हैं हाइपर वेंटिलेशन एंड हाइपो वेंटिलेशन के बारे में। तो हम हाइपो वेंटिलेशन कब बोलेंगे? जब आर्टीरियल PCO2 ग्रेटर देन 45 mm ऑफ Hg होगा। इसका मतलब वेंटिलेशन कम हो रहा है, यानी CO2 जो बॉडी से वॉश आउट हो रहा है वो कम है, तो उसका पार्शियल प्रेशर ब्लड में बढ़ेगा, जो यूजुअली 37 to 43 mm ऑफ Hg होता है, वो इंक्रीज होके 45
सिर्फ 70 mm तक जाता है, मीन्स मोर देन 45 है तो हम उसको हाइपोवेंटिलेशन बोल देंगे, लेकिन ये मैक्सिमम 70 mm ऑफ एच तक भी जाता है। ओके, तो तब उसे हम हाइपोवेंटिलेशन बोलेंगे, मीन्स CO2 इज अक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, यानी लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी वजह से प्रॉपर एक्सपीरेशन नहीं होगा तो हाइपोवेंटिलेशन हो जाएगा। या फिर स्लिप एपनिया है, यानी ड्यूरिंग स्लिप वेंटिलेशन होता ही नहीं है, यानी एपनिया, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, सो वो भी एक रीजन हो सकता है। या फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस मींस इंक्रीज्ड H प्लस सिक्रीशन फ्रॉम किडनी, मतलब बॉडी के अंदर H प्लस का सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है किडनी से, तो उसकी वजह से बॉडी कंपनसेट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन बॉडी में बढ़ाती है ताकि उसके करस्पॉन्डेंट H प्लस जनरेट हो और एल्कलोसिस को कंपनसेट किया जा सके। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में ड्यूरिंग रिकवरी ये हाइपोवेंटिलेशन हो सकता है ताकि CO2 अंदर रिटेन रहे। दूसरा रीजन कैरोटिड बॉडी डिस्फंक्शन भी हो सकता है, और काइफस कोलोसिस जैसी बीमारियां जिसमें मतलब प्रॉपर शेप नहीं होता हमारे चेस्ट कैविटी का। इसी तरह बात करें हाइपरवेंटिलेशन के बारे में, तो अपोजिट, अगर आर्टीरियल PCO2 लेस देन 37 mm ऑफ Hg है, मींस बॉडी से ज्यादा वॉश आउट हो रहा है CO2, तब उसे हम बोलेंगे हाइपर वेंटिलेशन। इसकी कॉजेज क्या है? एसिडोसिस, लेट सपोज H प्लस का रिटेंशन ज्यादा हो रहा है बॉडी में, तो उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ज्यादा हम लोग H प्लस को एक्सक्रीट करने के लिए CO2 का वॉश आउट करवाएंगे। या फिर हाइपोक्सीमिया हो गया ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड। ये क्या होता है? यूजुअली जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत कम होता है, तो उसकी वजह से हम लोग वेंटिलेशन ज़्यादा करते हैं और हम ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर ले सकें। बट इस चक्कर में CO2 का बहुत ज़्यादा वॉश आउट हो जाता है, क्योंकि CO2 का पार्शियल प्रेशर इतना चेंज नहीं करता हाई एल्टीट्यूड पे, तो उसकी वजह से CO2 ज़्यादा निकल जाता है। ओके, आई होप यू गॉट इट। सेकेंड रीजन फीवर या हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, मीन्स हाइपरथायरॉयडिज्म में इंक्रीज रिक्वायरमेंट है बॉडी की, तो उसके चक्कर में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ी, या फीवर में भी शायद कुछ ऐसा है, तो उसकी वजह से वॉश आउट हो रहा है CO2। एंड फोर्थ इज कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, मीन्स जो कार्डियक फील है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है, वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से भी हाइपरवेंटिलेशन है। इसमें से एक लास्ट छोटा सा डिस्कशन कि टैकीपीनिया और हाइपरवेंटिलेशन में क्या डिफरेंस है। तो टैकीपीनिया मीन्स जस्ट इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट, और वेंटिलेशन मीन्स जो एल्वुलर वेंटिलेशन है, टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट, वो हाइपरवेंटिलेशन है। ओके, सिमिलरली हाइपरएपनिया में जो मिनट वेंटिलेशन है, यानी टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट, वो इंक्रीज हो रहा है। एंड हाइपरवेंटिलेशन इज जस्ट इंक्रीज्ड इन अमाउंट ऑफ गैसेस इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। ओके, सो ये इस तरह उन दोनों से डिफरेंशिएट करता है। अब हम बात करने वाले हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन एक लो प्रेशर हाई फ्लो सिस्टम है और यह हाईली कंप्लाइंट है, मीन्स ये सर्कुलेशन में स्मॉल प्रेशर चेंजेस के रेस्पॉन्स में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम चेंज होता है। ओके, इसमें प्रेशर्स की बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी का जो प्रेशर है वो 25/8 mm Hg होता है, सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक। और लेफ्ट एट्रियम या पल्मोनरी वेन का जो प्रेशर है उसको हम पल्मोनरी वेज प्रेशर के थ्रू मेजर करते हैं। ये क्या है वो सुनिए। यूजुअली हम लेफ्ट एट्रियल प्रेशर को मेजर करने के लिए कैथेटर वहां पे नहीं ले जा सकते, तो हम एक इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं कि पेरिफेरल वेन से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर को ले जाते हैं। एंड देन आफ्टर पल्मोनरी आर्टरी स्मॉलर पल्मोनरी आर्टरीज में वो कैथेटर स्ट्रक हो जाता है, वहां पे जाके फंस जाता है, अटक जाता है। तो फिर वो एक जो प्रेशर मेंटेन करता है वो इनडायरेक्टली रिजेंबल करता है लेफ्ट एट्रियल प्रेशर के साथ में। ओके, इसकी वैल्यू होती है 5 mm of Hg। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है पल्मोनरी वेज प्रेशर के बारे में। अब बात करते हैं पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस के बारे में, कि भाई सर्कुलेशन है तो फ्लो है, प्रेशर है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस दो रीजन की वजह से है, पहला है वेसल, दूसरा है एल्वेलाई। इंटरेस्टिंग है कि एल्वेलाई की वजह से भी रेजिस्टेंस हो सकता है। देखते हैं, वेसल के रेजिस्टेंस की बात करें तो काफी कम है, क्योंकि वॉल की थिकनेस बहुत कम है, डेफिनेटली अमाउंट ऑफ स्मूथ मसल भी कम होगा, और ये बहुत कंप्लाइंट भी है, यानी थोड़े से प्रेशर चेंज में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चेंज आता है। वो तो ऑब्वियसली होना ही, क्योंकि थिकनेस कम है।
अगर एल्वुलाई की वजह से रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, देखिए एल्वुलाई में दो तरीके के प्रेशर हैं यहाँ पे जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, इंट्रा एल्वुलर और इंट्राप्लूरल प्रेशर। ये दोनों प्रेशर क्यों इफेक्ट करते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन का जो कैपिलरी बेड है वो अराउंड है एल्वुलाइज के, यानी वो एल्वुलाई की वॉल को कवर करते हुए पूरे कैपिलरीज हैं। इसकी वजह से जो एल्वुलर की प्रेशर है, एल्वुलाई में जो प्रेशर चेंजेस हो रहे हैं वो काफी हद तक इफेक्ट करते हैं कैपिलरीज के प्रेशर को। यानी लेट सपोज अगर एल्वुलाई स्ट्रेच होती है तो उसके आसपास में जो कैपिलरीज हैं उन पे काफी इफेक्ट पड़ता है। देखते हैं कि लेट सपोज हमने इंस्पिरेशन किया, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो जो एल्वुलर वेसल्स हैं या जो एल्वुलाई के कांटेक्ट में है वो कंप्रेस होंगी, क्योंकि एल्वुलाई स्ट्रेच हुई हैं तो डेफिनेटली वो अपने आसपास की वेसल्स को कंप्रेस करेंगी। जबकि एक्स्ट्रा एल्वुलर वेसल्स हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है एल्वुलाई के, वो रिलैक्स करेंगी। वो क्यों करेंगी? क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ता है तो उन जो बीच में से जा रही थी वेसल्स उन पे टेंशन कम होगा एंड दे आल्सो रिलैक्सेस। ओके, ये इंस्पिरेशन की स्टोरी है, अपोजिट विल अकर इन एक्सपीरेशन। मीन्स ये एक्सपीरेशन और इंस्पिरेशन के साथ चेंज करेगा, दैट मीन्स इट्स अ डायनामिक रेजिस्टेंस, इट इज डायनामिकली चेंजिंग। ओके, अनदर कॉन्सेप्ट, यूजुअली रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जो कि हमें देखने में मिल रहा है कि वॉल थिकनेस नहीं है, कंप्लायंस ज़्यादा है, हाई फ्लो सिस्टम है, तो रेजिस्टेंस बहुत कम है। बट अगर किसी रीजन से कार्डियक आउटपुट बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, यानी और भी कम होगा। इसका रीज़न सुनो, हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है वो काफ़ी बड़ा सिस्टम है और पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो काफ़ी छोटा सिस्टम है। इवन दो दोनों का कार्डियक आउटपुट सेम है, लेफ्ट वेंट्रिकल कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू राइट वेंट्रिकुलर कार्डियक आउटपुट। मीन्स हमारे पल्मोनरी सिस्टम पे बहुत स्ट्रेस है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड के साथ डील कर रहा है अगर उसकी कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो। और अगर उसमें और ज़्यादा फ्लो, अगर किसी वजह से उसमें फ्लो बढ़ा, मीन्स जैसा हम देख सकते हैं कि लेट सपोज हम एक्सरसाइज करते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, अराउंड 5 टाइम्स 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। सिमिलरली राइट वेंट्रिकल का भी बढ़ेगा। और अगर इतना ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम बढ़ा या फ्लो रेट बढ़ा, कार्डियक आउटपुट बढ़ा, तो हमारे लंग्स प्रॉपर ऑक्सीजनेशन ही नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा अगर उसके करस्पॉन्डेंट प्रेशर इंक्रीज कर गया तो, क्योंकि जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो बहुत नैरो रेंज ऑफ प्रेशर में हो सकता है, नैरो रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर। तो हमें पल्मोनरी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखना है, और ब्लड प्रेशर हम जानते हैं कि कार्डियक आउटपुट इनटू रेजिस्टेंस होता है। तो अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ा तो हमें रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, हमें मोर ब्लड को अकोमोडेट करना पड़ेगा ताकि हम उसे एक नॉर्मल प्रेशर रेंज में रखें और प्रॉपर ऑक्सीजनेशन हो पाए। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब रेजिस्टेंस कैसे कम हुआ भाई, रेजिस्टेंस किस तरीके से कम हुआ, इसके लिए दो मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मीन्स न्यू कैपिलरीज ओपन अप, यानी कुछ ऐसे कैपिलरीज है जो हाई प्रेशर, जैसे ही प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज होने लगा कार्डियक आउटपुट के साथ, ये कैपिलरीज खुल गई और ब्लड को उधर डाइवर्ट कर दिया, यानी इमरजेंसी एग्जिट्स की तरह। सेकंड, डिस्टेंशन, जो ऑलरेडी वर्किंग कैपिलरीज है वो डिस्टेंड करती है ताकि वो ज्यादा ब्लड को अकोमोडेट कर पाए, और इन दोनों तरीके से वो ब्लड डाइवर्ट होके एक इक्वलाइज प्रेशर से हर चैनल में से पास करता है ताकि ऑक्सीजनेशन हो पाए। और ये दोनों मिला के करते हैं इंक्रीज द एबिलिटी टू अकोमोडेट एक्स्ट्रा ब्लड। ठीक है, अब हमने बात कर ली इसके फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट की कि भाई फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी तब कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, तब उस समय में नॉर्मली मेंटेन करना है। बट इसका कुछ पैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है। कैसे? स्टैंडर्ड बुक में एक लाइन लिखी है दैट दिस प्रॉपर्टी कंजर्व्स एनर्जी। कंजर्व्स एनर्जी मीन्स बॉडी आल्सो वर्क ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, ऑल दैट। सो उस हिसाब से देखें तो क्या होता है यहाँ पे कि लेट सपोज किसी रीजन से ये प्रॉपर्टी ना हो तो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा, यानी पल्मोनरी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर राइज करेगा। तो हमारे राइट वेंट्रिकल का, ध्यान से सुनिएगा, राइट वेंट्रिकल का पोस्ट लोड इंक्रीज करेगा। पोस्ट लोड मीन्स वेंट्रिकल के गेट खोलने के लिए कितना प्रेशर अगेंस्ट चाहिए हमें। तो अगर पल्मोनरी सर्कुलेशन का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर राइज करता है तो राइट वेंट्रिकल का
राइट वेंट्रिकल का पोस्ट लोड इंक्रीज करेगा तो क्या उसकी मसल को जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो ज़्यादा होगी, तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो उस तरीके से वो एनर्जी कंजर्व कर रहा है, मीन्स इट जस्ट प्रिवेंटिंग द राइट वेंट्रिकुलर फ्रॉम हाइपरट्रॉफाइज्ड और प्रिवेंटिंग द एनर्जी कि प्रेशर कम रहेगा पल्मोनरी सर्कुलेशन में तो इजी फ्लो होगा, कम प्रेशर के साथ फ्लो होगा। अच्छा, एक और फिर इसका सिग्निफिकेंस निकल के आता है कि अगर पल्मोनरी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर राइज करा हुआ रहेगा तो जो कैपिलरी इंटरस्टिशियम है उसका प्रेशर भी राइज करेगा, यानी डेफिनेटली जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ब्लड बाहर इफ्यूज आउट करेगा तो उसकी वजह से हो सकता है पल्मोनरी एडिमा, मीन्स द एबिलिटी टू अकोमोडेट आल्सो प्रिवेंटिंग द पल्मोनरी एडिमा। ओके, सो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में कुछ बातें थी। अब हम बात करते हैं ब्लड फ्लो के बारे में। तो इसमें बेसिकली दो टाइप के सब्सटेंसेस होंगे, वासोकॉन्स्ट्रिक्टर्स एंड वासोडायलेटर्स। वासोकॉन्स्ट्रिक्टर जैसे अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट या स्टिमुलेटर्स या नॉरएपिनेफ्रिन, एंजियोटेंसिन, हिस्टामिन, एंडोथिलिन या फिर हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया इज वन इंपॉर्टेंट वन। कैसे कि जब हमने सेकंड वीडियो बनाया था रेस्पिरेटरी सिस्टम का, हमने कहा था कि हाइपोक्सिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन वेदर दिस वेसल विल कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट। ओके, ये एडिट काइंड ऑफ रिफ्लेक्स है। ये जैसे ऑक्सीजन टेंशन कम होता है किसी वेसल में तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए जो वेसल सारे उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है। इसका एक्चुअल मैकेनिज्म नोन नहीं है बट प्रपोज्ड मैकेनिज्म ये, ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल सेल्स में होते हैं ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स। तो जब भी ऑक्सीजन टेंशन कम होता है ये पोटेशियम चैनल्स बंद हो जाते हैं, और जैसे पोटेशियम चैनल्स बंद हो गए मतलब पोटेशियम सेल से बाहर जाना बंद, तो सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगता है तो सेल्स का होता है डिपोलराइजेशन, और उसकी वजह से कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं। तो वो कैल्शियम चैनल जैसे ही ओपन होता है तो मसल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं एंड दैट पर्टिकुलर सेगमेंट वेसल का कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ये एक प्रपोज मैकेनिज्म है इसका। अब वासोडायलर्स की बात करें तो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर या एगोनिस्ट, स्टिमुलेटर, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ब्रैडिकाइनिन, ये सारे वासोडायलेटर्स हैं। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमारा जो लंग्स है और हार्ट का अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके का है। देखो, स्टैंडिंग कंडीशन में लंग्स का जो एपेक्स है और हार्ट है उसके बीच में 15 mm का प्रेशर होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है, और हार्ट और बेस ऑफ लंग्स के बीच में 8 mm का प्रेशर डिफरेंस होता है। यानी बेस तो है हार्ट के नीचे और एपेक्स है हार्ट के ऊपर, और टोटल एपेक्स और लंग और बेस ऑफ लंग में जो डिफरेंस है 23 mm का है। इसकी वजह से जो ब्लड फ्लो में डिफरेंस आता है, क्योंकि डेफिनेटली ऊपर वाले मंजिल पे ब्लड कम जाएगा, नीचे वाले पे ज्यादा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो नीचे बेस ऑफ लंग में 5 टाइम्स ज्यादा ब्लड फ्लो होता है एज कंपेयर टू एपेक्स। डेफिनेटली ये वेंटिलेशन को और जो एक्सचेंज है, जो ब्लड फ्लो है, जो प्रेशर है, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाली है प्रॉपर्टी। कैसे कि हमने लंग्स को 3 जोन में डिवाइड कर दिया। दीज जोन्स आर नॉट एनाटॉमिकल, दीज आर फिजियोलॉजिकल या डिपेंडिंग अपॉन द गैसियस एक्सचेंज। ओके, कैसे देखते हैं? जोन 1 हम कहते हैं कि यहाँ पे ब्लड फ्लो जीरो है किसी भी पार्ट ऑफ कार्डिक साइकिल। इसका क्या मतलब वो भी देखते हैं। मतलब ब्लड फ्लो जीरो है, Q इज इक्वल्स टू जीरो, नो ब्लड फ्लो जोन। एल्वुलर प्रेशर जो है वो हमेशा ज्यादा रहता है कैपिलरी प्रेशर से, तो एल्वुलाई हमेशा कैपिलरीज में इतना प्रेशर नहीं है कि ओपन रह पाए, कैपिलरीज बंद रहती हैं। ठीक है, इसी तरह जोन 2, वहां पे हमेशा फ्लो बना नहीं रहता, ना ही हमेशा बंद रहता है, मीन्स इंटरमिटेंट है, इंटरमिटेंट जोन है। यहाँ पे कभी कैपिलरी प्रेशर ज्यादा होता है तो कभी एल्वुलर प्रेशर ज्यादा होता है। ओके, एंड सिमिलरली जोन 3, यहाँ पे हमेशा वेंटिलेशन होता रहता है, परफ्यूजन होता रहता है, यानी कंटिन्यूस फ्लो जोन। कोई भी पार्ट ऑफ कार्डिक साइकिल में यहाँ पे ब्लड आता रहेगा। एल्वुलर प्रेशर इज ऑलवेज लेस देन द कैपिलरी प्रेशर, मींस जोन 1, जोन 2, जोन 3 डिपेंड्स अपॉन द एल्वुलर एंड कैपिलरी प्रेशर। जोन 2 इंटरमिटेंट है, इसका मतलब इसमें कुछ पार्ट ऑफ कार्डिक साइकिल में ब्लड आएगा, कुछ में नहीं आएगा। जैसे सिस्टोल में हो सकता है थोड़ा बहुत ब्लड आ जाए, देन अगेन डायस्टोल में, एंड ऑल दैट थिंग्स।
अच्छा, कुछ पॉइंट जॉन्स के बारे में समझना इंपॉर्टेंट है कि पहली बात तो जॉन वन ओनली एबनॉर्मल केसेस में प्रेजेंट होती है, ये हमेशा प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि ऐसा कोई पार्ट ही नहीं होगा जो हमेशा बंद रहेगा, कभी ना कभी तो खुलेगा। ओके। एंड सेकंड पॉइंट, जोन्स आर नॉट फिक्स्ड, दे आर चेंजेबल। कैसे? सो सिंपल, ब्लड प्रेशर चेंज हुआ और ये चेंज हो गई। मीन्स जो जोन 2 थी जिसमें सिर्फ सिस्टोल के टाइम पे ब्लड आ रहा था, यानी अटक अटक के ब्लड आ रहा था क्योंकि प्रेशर कभी ज्यादा कभी कम था, अगर लेट सपोज थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ी और प्रेशर स्लाइटली राइज किया तो ये पाथवेज खुल जाएंगे और हमेशा ये इंटरमीडिएट जोन्स भी कंटिन्यूस जोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। सिमिलरली लेट सपोज किसी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो गया, यानी हेमरेज हो गया या फिर और कोई कंडीशन है, तो उसमें जोन 2 जो है वो जोन 1 बन सकती है, या जोन 3 जो है वो जोन 1 बन सकती है, या जोन 2 बन सकती है, सॉरी, जोन 3 जोन 2। ओके, मींस दे आर इंटरचेंजेबल, इतनी सी बात समझनी है। ओके। अभी जोन्स का जो शिफ्टिंग है या जोन्स का जो कंपोनेंट है वो किस तरह लंग फंक्शंस को इफेक्ट करने वाला है, हम इस ग्राफ से समझते हैं कि ड्यूरिंग द रेस्टिंग फेज जो टॉप ऑफ लंग है, एपेक्स ऑफ लंग है, वो सिर्फ इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जबकि जो बॉटम है, सॉरी ये टॉप लिख दिया यहाँ पे, ये बॉटम है, तो बॉटम वाला पोर्शन इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी अराउंड 20%। देखिए यहाँ पे सिर्फ 20% जो है वो एपेक्स वाले पार्ट से ऑक्सीजनेशन हो रहा है, लंग फंक्शनिंग हो रही है, बाकी सारा बॉटम वाला फंक्शनिंग हो रहा है। ओके। बट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, ड्यूरिंग द फिजिकल एक्टिविटी, ये सारा का सारा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया, एज इट इज जोन्स शिफ्ट हो गई। जो पहले टॉप वाली जोन शायद जोन 1 या जोन 2 में आ रही थी, वो अब 2 या 3 की कैटेगरी में आ गई है, यानी टोटल ऑक्सीजनेशन जो प्रोसेस हो रहा है उसका अराउंड 40 to 50% एपेक्स से हो रहा है। मीन्स क्योंकि जैसे एक्सरसाइज हुआ, ब्लड प्रेशर राइज किया, पल्मोनरी ब्लड प्रेशर राइज करने की वजह से जोन 1 की जो कैपिलरीज थी परमानेंटली बंद थी, जिनमें एल्वेलर प्रेशर ज्यादा था एज कम्पेयर टू ब्लड कैपिलरी प्रेशर, तो उस इंक्रीज कैपिलरी प्रेशर की वजह से वो कैपिलरीज ओपन हो गई और वहां पे प्रॉपर ऑक्सीजनेशन हो रहा है। तो ये जस्ट ग्राफ समझने के लिए कि किस तरह जोन्स शिफ्ट होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई डाउट है, कोई रिकमेंडेशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।